एक ऐसा डॉक्टर ने 18 शादियां कर ली थी और जब 18 शादियां की, इसी के बाद वो पकड़ा जाता है। अब पकड़े जाने के बाद जो उसका खुलासा होता है, इसको जानकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ये 18वां शादी जिस लड़की से हुआ था उसका नाम था अंकिता। 2020 का समय था। अंकिता एमपी के जबलपुर की रहने वाली थी, जिसको पढ़ाई करते हुए कब शादी की उम्र गुजर गई पता ही नहीं चला। और इसी दौरान घर वालों ने 30 साल की उम्र में अंकिता की शादी एक एमएनसी कंपनी काम करने वाले लड़के के साथ कर देते हैं। 2 साल का समय बीतता है। इसके बाद अंकिता के पति का एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब इसके बाद अंकिता अपने माता पिता के साथ जबलपुर में ही रहने लगती है। अंकिता के ससुराल वालों से रिश्ता खत्म हो जाता है। अब अंकिता अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, कुछ करना चाहती है। इसके लिए वो अपनी बची हुई पढ़ाई को पूरी करने लगती है। साथ ही घर वाले अंकिता की दूसरी शादी के लिए लड़का भी देखना शुरू कर देते हैं। मगर उसमें समस्या ये थी कि अंकिता की दूसरी शादी होती है और दूसरी समस्या ये थी कि अंकिता मांगलिक थी। इस वजह से कोई शादी नहीं सेट हो पाती है किसी जगह। इसके बावजूद अंकिता अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, कुछ करना चाहती है। हालांकि अंकिता को पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। अंकिता के पिताजी का एक अच्छा बिजनेस था और अंकिता को अपने पति के मरने पे जो बहुत सारे पैसे मिले थे, इसके वजह से वो पढ़ाई में ही लगी रहती थी। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी और अंकिता की मायूसी भी बढ़ रही थी। अंकिता के 2 ही सपने थे। पहला सपना तो ये था कि एक अच्छे परिवार में शादी कर ले, एक अच्छे लड़के से, और दूसरा सपना यह था एक पैसों वाला अच्छा नौकरी मिले। लेकिन पढ़ाई पूरी करती है, अपना टाइम बिताने के लिए सामाजिक कार्यों में अपना ध्यान बटाने लगती है, इससे टाइम पास हो सके। गांव मोहल्ले की औरतें जब भी उसको शादी के बारे में पूछती हैं तो अंकिता चिढ़ जाती है, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही थी, शादी कहीं नहीं हो पा रही थी। गांव की सहेलियां सारी बच्चों वाली हो चुकी थी। वो जब भी आती थी तो अंकिता का मायूस चेहरा देख के अंकिता की तारीफ़ किया करती थी। लेकिन ये भी सच था कि अंकिता के 35 साल की उम्र होने के बावजूद भी अंकिता बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मानो 20-22 साल की कोई लड़की हो। अब इतना खूबसूरत थी, एकदम सेक्सी, इसके बावजूद भी अंकिता की कहीं शादी फिक्स नहीं हो पाती है। इसकी वजह से अंकिता काफ़ी मायूस रहने लगती है। एक दिन अंकिता की एक सहेली से मुलाकात होती है जो कि उससे स्कूल के ज़माने की थी। वो शादी करके अच्छे परिवार में सेट हो चुकी थी, जिसके बच्चे भी हो गए थे। उससे मुलाकात होती ही अंकिता की सहेली पूछ बैठती है अंकिता के शादी के बारे में। और इस बात पे अंकिता चिढ़ते हुए कहती है, कितने दिनों बाद तुम मिली हो और मिलते ही मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। अंकिता की सहेली कहती है कि मुझे माफ़ करो, मेरा ये इरादा नहीं था, मुझे तुम्हें दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। अंकिता कहती है कि मैं अपना दुख किसके को बताऊं, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, ना ही कोई नौकरी लग पा रही है। तो अंकिता की सहेली बताती है कि क्यों न तुम किसी मैट्रिमोनियम साइट पे जा कर के देखो, हो सकता है तुम्हारे लायक कोई लड़का वहाँ मिल जाए। अंकिता कहती है कि इन सब चीज़ों पे तो आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। इस बात पे अंकिता की सहेली कहती है कि आजकल कहाँ फ्रॉड नहीं हो रहा है, हर जगह फ्रॉड हो रहा है। लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम अपने हिसाब से जांच पड़ताल करना, बात विचार करके उसके बाद शादी करना। अंकिता मान जाती है। उसके मन में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। घर जाती है, लैपटॉप उठाती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ पर सबसे पहले जाकर एक मैट्रिमोनियम साइट पे प्रोफाइल बनाती है। उसके बाद अपने कैटेगरी में जा कर के सर्च करने लगती है। प्रोफाइलें आती है, सबको देखती है, लेकिन एक प्रोफाइल पे जाके अंकिता की नज़र टिक जाती है और वहाँ पे उसको प्रोफाइल को देखते ही अंकिता पसंद करने लगती है। उस प्रोफाइल को जब खोल कर देखती है तो उसमें नाम होता है डॉक्टर अरुण, जो कि गवर्नमेंट सर्विस में था, स्वास्थ्य विभाग में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ कमेटी के जनरल ऑफ डायरेक्टर था।
और उसने अपनी उम्र 42 साल लिखी हुई थी उसमें, और अभी तक शादी ना करने का कारण ये बताया था कि घर परिवार की देख रेख और उसके काम में बहुत ज़्यादा तबादले हो रहे थे, इस वजह से अभी तक शादी नहीं कर पाया था। लेकिन उसे एक अच्छी लड़की की ज़रूरत थी जो कि उसको समझ सके। अब उसको देखते ही अंकिता उसको 20 लिस्ट में डाल देती है। कुछ ही समय में उधर से अंकिता का जवाब मिल जाता है और दोनों में चैटिंग शुरू होती है। धीरे धीरे बातचीत होने शुरू हो जाती है। बातचीत होते होते अंकिता को लगता है कि वो काफ़ी सरल स्वभाव का आदमी है, जो कि भुवनेश्वर में भी घर था और उसकी पोस्टिंग थी बेंगलुरु में, और अंकिता अपने पढ़ाई के सिलसिले में भुवनेश्वर में रह चुकी थी। इस वजह से तो उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ तो रह चुकी है, वो जगह उसको बहुत पसंद थी। अब दोनों में बातचीत शुरू होती है। जल्दी ही शादी का डेट भी फिक्स हो जाता है। लेकिन मई 2020 में कोरोना का समय चल रहा था। इस वजह से लॉकडाउन चल रहा था। कम लोगों में शादी संपन्न करने का विचार करते हैं। तो डेट आता है और अरुण जैन की तरफ से सिर्फ अरुण के बहन और बहनों ही आते हैं और लड़की की तरफ से कुछ लोग आते हैं, और उसी लोगों में शादी संपन्न हो जाती है। वहीं पे अरुण बताता है कि अब वहीं से उसको बेंगलुरु जाना होगा, और साथ ही बातों बातों में अरुण अंकिता से 5 लाख रुपए भी मांग लेता है घर के रिनोवेशन के लिए। अंकिता के बैंक अकाउंट में पैसे थे जो कि उसके पति के मरने के बाद मिले थे, उस वजह से वो पैसे दे देती है। और भुवनेश्वर में जहाँ उसका घर था वहाँ पे घर के देखभाल की सिर्फ एक नौकरानी थी। वहाँ पर शांत स्वभाव था, इस वजह से वो घर भी अंकिता को काफ़ी पसंद आता है। और 2 दिन रहने के बाद जब अरुण बेंगलुरु जाने के लिए हवाई जहाज़ का टिकट कर लेता है, लेकिन अकेले करता है। इस बात पे अंकिता कहती है कि अकेले क्यों जा रहा है, उसको भी साथ ले जाए। कहता है कि कुछ ज़रूरी काम है ऑफिस का, स्वास्थ्य विभाग का कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते में ही चला आएगा, इसके बाद कहीं घूमने जाने का प्लान करेंगे। और जाता है, 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाता है। इसके बाद गोवा जाने के प्लान करते हैं। इसी बीच अरुण नहाने गया होता है, तभी अरुण जैन की नौकरानी मोबाइल लेकर भागी आती है कि मैम साहब आपका फ़ोन बज रहा है। कहती है कि नहीं, ये मेरा फ़ोन नहीं है, ये साहब का फ़ोन है। अब आईफोन सारे एक ही जैसे दिखते हैं, इस वजह से नौकरानी पहचान नहीं पाती है। लेकिन जो फ़ोन आया होता है अरुण जैन को, वो होता है, उस पर जो नाम लिखा होता है उस डॉक्टर, वाइफ ऑफ डॉक्टर। इसे देख के वो सोचती है कि किसी डॉक्टर की वाइफ का फ़ोन है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर दूसरा फ़ोन आता है, वो होता है वाइफ बेंगलुरु। इसे देख कर थोड़ा शक होता है, इस वजह से उसको फ़ोन को खोलती है। तब देखती है तो उसमें कई सारे ऐसे नंबर होते हैं जो वाइफ ऑफ दिल्ली, वाइफ ऑफ बेंगलुरु करके सेव होता है। और इतने में ही अरुण जैन नहा के बाहर आ जाता है और झटके से अंकिता के मोबाइल से हाथ से मोबाइल छीन लेता है और बहुत सारी खरी खोटी सुना करके जल्दी जल्दी में बिना नाश्ता किए निकल जाता है। अब अंकिता नाराज़ हो जाती है, सोचने लगे थे कि इतनी बड़ी बात क्या हो गई, इतना खरी खोटी सुना गया। इस पे शांत कराते हुए अंकिता की नौकरानी कहती है कि कुछ नहीं मैम साहब जल्दी आ जाएंगे। लेकिन शाम को इंतज़ार करती है, अरुण जैन नहीं आता है। दूसरे दिन आता है और जल्दी जल्दी में अपना सामान पैक करता है और निकल जाता है। इस पे जब अंकिता पूछती है तो उससे पूछने से पहले ही बता देता है कि कुछ बहुत ज़रूरी काम है, इसकी वजह से जाना पड़ रहा है, 2 दिन में वापस आ जाएगा। अब वहाँ जाता है तो अंकिता से बात होती रहती है। 2 दिन की जगह पे 4 दिन हो जाते हैं, 4 दिन के वजह सप्ताह हो जाता है। कहता है कि आऊँगा तो मैं तुम्हें साथ ले आऊँगा। अब 4 दिन की जगह पे महीना पूरा हो जाता है, वो वापस नहीं आता। इस बात पे अंकिता को शक होता है, कहती है कि मैं खुद वहीं पे आ रही हूँ, तो मना कर देता है। बोलता है कि मैं यहाँ पे खुद किराए घर में रहता हूँ,
यहाँ पे तुम आओगी तो कहाँ रहोगी, कोई मैं अपना मकान खरीद लूँगा, इसके बाद तुम आना और रहना। अब इन सब चीज़ों पे अंकिता को शक होने लगता है और उसको याद आता है वो मोबाइल का फ़ोन आना, जो वाइफ ऑफ डॉक्टर, वाइफ ऑफ बेंगलुरु, वाइफ ऑफ दिल्ली लिखा हुआ था। इसके बाद नौकरानी को झांसे में लेती है और उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि अरुण जैन का पहले 2 शादियाँ हो चुकी हैं, जो उसी भुवनेश्वर में ही रहती हैं, शायद दोनों घर वाली हैं। अब अंकिता इसमें जुड़ जाती है और पता लगाने लगती है सब कुछ। धीरे धीरे करके करीब 1 दर्जन महिलाओं का मोबाइल नंबर मिल जाता है, जो कि वाइफ ऑफ दिल्ली, वाइफ ऑफ डॉक्टर, वाइफ ऑफ पुलिस ऑफिसर, इस तरह करके सारे नंबर होते हैं। सबका एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाती है और चैटिंग शुरू कर देती है। तब पता चलता है कि कुल 18 महिलाएं थी जिनसे अरुण जैन शादी कर चुका है और सबसे कुछ न कुछ बहाना करके बहुत सारे पैसे ले चुका है। अब इस बात पे जांच पड़ताल शुरू होती है और अंकिता जाती है भुवनेश्वर में, थाने में FIR करती है। और दिल्ली की एक टीचर थी जिसको झांसे में लेकर वो शादी कर लिया था, वो भी इस ग्रुप में थी, वो भी आकर के FIR करवाती है। अब भुवनेश्वर की पुलिस जांच में जुट जाती है। इसकी खबर अरुण जैन को लग चुकी होती है, इसलिए वो फरार हो जाता है। करीब 5-6 महीने के बाद अरुण जैन सोचता है कि अब ये मामला शांत हो गया है तो वापस आए। इस वक्त पुलिस को पता चलता है कि वो अपने पहली पत्नी के पास रह रहा है, जहाँ पे उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन 7 महीने के बाद जब मामला शांत हो जाता है तो अरुण जैन भुवनेश्वर आता है। सोचता है कि सब मामला शांत हो गया है, इसके बाद ही वो आता है वहाँ पे। भुवनेश्वर में पहले से ही दिल्ली वाली जो अरुण जैन की पत्नी होती है, पहले से ही अपना एक मुखबिर लगा रखी थी। अब भुवनेश्वर आते ही अरुण जैन को उसकी खबर वो मुखबिर दिल्ली वाली पत्नी को करता है और दिल्ली वाली पत्नी सीधा भुवनेश्वर थाने में। अब उस थाने की पुलिस आकर अरुण जैन को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पूछताछ में पता चलता है कि उसका असली नाम रमेश जैन है। उसके बताए हुए एक जगह से बहुत सारे अशोक स्तंभ लगा हुआ विजिटिंग कार्ड मिलता है, जिस पे कोई बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, तो कोई स्वास्थ्य विभाग का, तो कोई शिक्षा विभाग का। जबकि अरुण कुमार मात्र 8वीं तक ही पढ़ाई किया होता है और इतनी पढ़ी लिखी औरतों को अपने झांसे में लेता है और उनसे शादी करता है और किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे हटता है। वो 18 शादियाँ कर चुका था इसी तरह से झांसा देते हुए, और 19वीं शादी करने वाला था जब उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। अब इतनी पढ़ी लिखी औरतों को अपने झांसे में लेता था, जो कि या तो शादी टूट चुकी है या फिर ज़्यादा उम्र हो चुकी है इस महिला की और अच्छे परिवार से हो। ऐसी ही औरतों को अपने झांसे में लेता था और उनको अपनी उम्र 42 साल बताता था और अभी तक शादी ना करने का भी कारण भी बताता था, जिससे सारी औरतें इसके झांसे में आ जाती थी। साथ ही एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर भी बन के उनसे मिलता था ताकि वो जल्दी उनके झांसे में आ जाए, और ऐसा होता ही था। इसी तरह से उसने 18 शादियाँ कर ली थी और 18वीं शादी अंकिता से की थी और अंकिता ने उसका भांडा फोड़ दिया था। और सब बयान नोट करने के बाद पुलिस उसको अदालत ले आती है, अदालत से सीधा उसको जेल हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।